सभी को मेरा प्रणाम, आदाब, नमन, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं कहेंगे, उसे त्रासदी कहेंगे, जो घटित हुई है कश्मीर के पहलगाम से 8 किलोमीटर ऊपर वाइसरान वैली में। काफ़ी सैलानी यहाँ पे आते हैं। 2024 में 2.5 करोड़ लोग कश्मीर पहुँचे देखने के लिए। वाइसरान वैली एक रिमोट एरिया, लास्ट ईयर हम गए थे। और इस पे जाने का दो ही तरीका है, या तो आप ट्रैकिंग करके जाएंगे और या आप घोड़े पे जाएंगे। और घोड़े पे जाने के लिए रास्ता सीधी सीधी नहीं है, पेड़ों की जड़ों के बीच से निकल के जाते हैं। बहुत ही पथरीला ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो वहाँ पे भी जो टूरिस्ट स्पॉट है या टैक्सी चलती है, एबीसी के नाम से चलती है, जैसे आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी कहते हैं, ये स्पॉट फेमस है। और बाईसरान वैली में जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और जो घोड़े पे सवार नहीं हुआ है उनका दिल मुंह को आ जाता है। तो काफ़ी ख़तरनाक एरिया है, लेकिन ऊपर जाते हैं तो एकदम कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड, और बहुत अच्छे नज़ारे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, बहुत ही कायराना घटना हुई है, जिसमें 2 कश्मीरी लड़के और 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ बताया जा रहा है। और पुष्टि भी हुई है। पुष्टि यूँ हुई है कि एकता तिवारी है जौनपुर की, उन्होंने उसका वीडियो बना लिया था। उनका उनसे मतभेद हो गया था, वो खच्चर वालों के साथ थे जब वो वाइसरान वैली के लिए ऊपर जा रहे थे। तो उन्होंने बोला इनको लाइव करो, लाइव करो। हालांकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, ये उनकी सूझबूझ थी जो जान बचा लिया। लाइव करने की वजह से वो वीडियो बनाने लगी, वो लोग छोड़ के भाग गए। तो उसी वीडियो के आधार पर जो पहचान हुई, कश्मीर के 2 लड़के हैं जो कि वहाँ के लोकल हैं, और वो आतंकी संगठनों से मिल गए थे। इतनी कायराना हरकत हुई है कि कोई कैसे एक निहत्तों पे आके वार कर सकता है, गोलियां मार सकता है, वो भी धर्म पूछकर, पैंट उतरवा कर जाती देखकर। तो बहुत ही कायराना और शर्मसार कर देने वाली घटना है। और पूरा देश इसके खिलाफ है, और जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद के, कैंडल मार्च हो रहा है। तो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। कश्मीर में जो लोग जाते हैं, चिल करने जाते हैं, किसी का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन होता है, कोई 2 साल से प्लान कर रहा होता है, कोई अपने बच्चों को दिखाने जाता है, जैसे कि मैं ही गया था अपने बेटे को दिखाने लास्ट ईयर। तो वहाँ पे आप घूम रहे हो और अचानक कोई आया और आपको गोली मार दे आपका धर्म पूछ के, तो सीधा सीधा हमला जो है देश पे हमला माना जाएगा। किसी भी नागरिक की हत्या होना देश पे हमले जैसा ही है, और इसको कौन करेगा। रही बात कश्मीर के लोगों की, तो उसमें कुछ गद्दार हैं जिन्होंने अपनी गद्दारी सिद्ध कर दी है। लेकिन ज़्यादातर जो जुड़े हैं वो व्यवसाय से जुड़े, लगभग 10 लाख लोग व्यवसाय से जुड़े। 5500 होटल हैं जिनकी रोजी रोटी उनसे चलती है। हज़ारों हज़ार कार है, गाड़ियां हैं जो आपको पूरा कश्मीर वैली घुमाती है। और लोग बहुत ही मेहमान नवाजी करते हैं, बहुत ही सीधे लोग हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। प्यार से बात यूँ भी करते हैं कि उनकी मजबूरी, उनका टूरिज़्म उस पर टिका हुआ। अगर वो प्यार से बात नहीं करेंगे तो कौन वहाँ जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे तो आपको किसी भी एंगल से ये नहीं लगेंगे कि वो देश के ख़िलाफ़ है, आपके ख़िलाफ़ है, या आप अनसेफ फील कर रहे हैं। हम भी गए थे, बहुत इन्जॉय किया था हमने। लेकिन जैसा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, या कुछ गद्दार जो है गद्दारी कर देते हैं चंद रुपयों के लिए, क्योंकि उनका मकसद केवल रुपए कमाना होता है। और पाकिस्तान ब्रेन वॉश करके ये सारी चीज़ें करवाती है। तो 22 अप्रैल का दिन था, सब मौज मस्ती कर रहे थे बाईसरान वैली में। वहाँ कुछ स्पॉट है जहाँ पे मैगी वगैरह खाते हैं, बंजी जंपिंग होती है, और वादियों में आप रहते हैं बीच में, बहुत ही खुशनुमा और ठंडा मौसम होता है। तो आतंकवादी आए, और जैसे कि हिमांशी है जो विनय नरवाल जी की वाइफ हैं, करनाल के थे, उनसे आके बोला कि भाई पैंट उतारो, आपका नाम क्या है, और गोली मार दी उनको। हिमांशी खुद कह रही थी कि हम लोग मैगी खा रहे थे, और पूछा कि शायद ये मुस्लिम नहीं है, और गोली मार दी। इसी तरह जौनपुर की एकता तिवारी ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। जब वो ऊपर जा रही थी तो खच्चर वालों के साथ वही आतंकवादी थे जिनका बाद में स्केच जारी हुआ, और एकता तिवारी जी ने पहचाना, जिनका एकता तिवारी जी ने वीडियो बना लिया था। रहती वो राजस्थान में है, जयपुर में घूमने गई हुई थी। तो वहाँ से भी शिनाख्त हुई है आतंकवादी और कश्मीर के 2 लड़कों की। इसके अलावा शुभम द्विवेदी हैं जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई थी, कानपुर के हैं, उनको भी नाम पूछ के गोली मार दी। गुजरात की शैलेश की वाइफ है और बेटा, उसका बेटा 10-12 साल का होगा। उसने ब्रीफ में बताया कि आतंकवादी है। उन्होंने बोला हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ। और जब वो अलग हो गए तो जितने हिंदू मेल थे उनको गोली मार दी।
तो ये जो धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है, और वो दृश्य इतना विभत्स था कि लोग देख नहीं सकते। सर पूरा दो हिस्सों में फटा हुआ, बहुत बुरी तरह। और वहाँ क्योंकि रिमोट एरिया, अगर फौज भी जाएगी तो उसको करीबन 40 से 45 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया है। हम भी जब लास्ट ईयर गए थे तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जबकि वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो गुजरात के जो शैलेश, उनके बेटे ने बताया कि उनके फादर को भी गोली मार दी, हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। और उसने बताया वो जो मारने वाला था वो लंबी दाढ़ी थी और मुस्लिम कैप लगाए हुए था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को बदनाम करने की भी साजिश है और देश में दंगे भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीयों ने बहुत अच्छी मिसाल दी है और देश के मुस्लिमों ने भी रोड पे आके इसका पुरजोर तरीके से खंडन किया है। शाही इमाम दिल्ली के मस्जिद से शाही इमाम ने भी इसका पुरजोर खंडन किया है। इवन कश्मीर वैली में जो मस्जिद है उसमें भी लाउड स्पीकर से इस घटना का बहुत ही निंदनीय करार दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है, 3 आतंकवादी शामिल हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता, मध्य प्रदेश की सुशील की वाइफ जेनिफर जो कि क्रिश्चियन है, उनको भी गोली मार दी। मारे जाने वालों में एक मुस्लिम खच्चर वाला है, एक क्रिश्चियन है और 24 हिंदू हैं। तो कुल मिलाकर ये जो घटना को अंजाम दिया गया, इवन कहा गया कि एक महिला ने कहा कि मेरे पति को मार दिया, मेरी अभी शादी हुई है तो मुझे भी मार दो। उसने बोला तुझे नहीं मारेंगे, तू जाके मोदी से बता। तो सरकार को खुला चैलेंज है और सरकार ने इस पर एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। तो इस पे जो एक्शन हुआ है, तो अवंतीपुरा में तराल में आसिफ शेख का घर ब्लास्ट कर दिया गया है। विजयवाड़ा में अनंतनाग में आदिल के घर पे बुलडोजर चला दिया गया है। जाकिर अहमद गनी जो कुलगाम में है उसका घर ब्लास्ट कर दिया। कुल 6 लोगों के घर में बुलडोजर चल रहा है या ब्लास्ट हुआ है। तो ये सीधा सीधा मैसेज है कि किसी भी आतंकियों को या उसमें शामिल उनकी सहायता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो आतंकवादी घटना हुई है, ये केवल ये नहीं कि आए वो मार के चले गए, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है। वो घाटी में रहे हैं, जंगलों में छुपे रहे हैं, उनके पास से हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर बरामद हुआ है। और जाहिर सी बात है वो सिलेंडर पाकिस्तान से तो आएगा नहीं, तो लोकल कश्मीरियों ने ही उनकी मदद करी है। जैसा कि मैं कह रहा था, कुछ गद्दार हैं तो उन्होंने धंधा चौपट करके रखा है। अब 90% फ़्लाइट्स, 90% होटल जो है कैंसिल करवा दिया है, सैलानियों ने जाने से बच रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत है। भाई कश्मीर नहीं जाएंगे, शिमला चले जाएंगे। हमारे देश बहुत ही विशाल है, घूमने और टूरिज़्म के पर्पज़ से लेह लद्दाख चले जाएंगे, बहुत सारी जगह जाने की, जहाँ वो जाके चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जहाँ स्वर्ग देखने जा रहे हो उनको नरक के दर्शन हो जाए तो कोई क्यों ही जाएगा। अल्ताफ़ लाली है लश्कर का कमांडर, जिसको मार गिराया गया है बांदीपुरा में। इसके अलावा लश्करे का एक कमांडर है जिनका नाम है सैफुल्ला कसूरी। इतने घबराए हुए हैं ये लोग कि उसने बयान दे दिया कि पहलगाम घटना की वो पुरजोर निंदा करते हैं। तो लश्करे तैयबा के कमांडर वो भी घबराए हुए हैं। सरहद पे जितने भी कैंप थे वो खाली कराए जा रहे हैं। पीओके में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे जितने भी आतंकवादी घटना है वो जो है आतंकवादी बसे हुए या ट्रेनिंग मिलती है, कैंप है, तो वो पूरी तरह से खाली कराए जा रहे हैं। तराल का जो जंगल है वहाँ से आने में 50 किलोमीटर लगते हैं अगर बाई रोड आ पाता है आतंकवादी, और जंगलों के रास्ते 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ सकते हैं। मैं बता दूँ ये आना इतना आसान क्यों है। लोग सोचते होंगे कि भाई आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं और क्या बोलते हैं, कैसे आसानी से मार के चले जाते हैं। तो हमारी जो पाकिस्तान से सीमा लग रही है वो ये नहीं 200, 400, 500, 1000 किलोमीटर की है, ये 3323 किलोमीटर की सीमा। 3323 किलोमीटर का सफ़र तय करने में अगर आप ट्रेन से भी तय करते हैं तो 48 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा आपको। तो कुछ जगह तो फेंसिंग है और बहुत ही मजबूत फेंसिंग है, कुछ जगह हमने प्राकृतिक के भरोसे छोड़ दिया, जहाँ पे ये है कि पहाड़ है, बहुत ज़्यादा जंगल है, तो वहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती है, तो वहाँ पेट्रोलिंग की जाती है। लेकिन इसका फ़ायदा कई बार आतंकवादी उठा लेते हैं, सीज़ फायर का उल्लंघन करके गोलियां बरसाते। जब इंडियंस उसका जवाब देते हैं तो उसी गोलीबारी के बीच जो है सरहदें पार कर दी जाती हैं आतंकवादियों के द्वारा। 5 राज्यों को जोड़ती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो ओवरऑल इतनी बड़ी बाउंड्री को मैनेज करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप
5,000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट में घर बना लोगे और बाउंड्री आपकी लंबी होगी और आप सो रहे हो, कोई कूद के आ गया या आपने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया है तो कोई कूद के आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि कैसे आ गया। तो इसको भेजना बहुत ही आसान है, लेकिन कंस्पिरेसी तब होती है जब लोकल्स इन्वॉल्व हो जाए, और लोकल्स का इन्वॉल्व होना या गद्दारी ही ऐसी घटना को अंजाम देती है। रही बात सरकार ने क्या एक्शन लिया, सरकार ने बहुत ही तगड़ा मैसेज दिया, आतंकवादियों का घर ब्लास्ट किया है। सिंधु घाटी समझौता जो जल संधि है 1960 में हुई थी उसको रोक दिया है। वो लाइफलाइन मानी जाती पाकिस्तान की, तो उसको रोकना सीधा सीधा जो है पाकिस्तान को चेतावनी है कि अब सहा नहीं जाएगा, पुरजोर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और सरकार दे भी रही है। अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है। पाकिस्तान के जो नागरिक यहाँ पे वीज़ा के लिए से आए थे, कोई 1 महीने के लिए आया था, कोई 15 दिन के लिए आया था, उनको सीधा मैसेज है 48 घंटे में खाली करो, और वो लोग परेशान होते हुए वापस गए। और ये मैसेज सही भी है, जैसे कहा गया था कि मोदी को जाके बता देना या सरकार को जाके बता देना, इसलिए आपको छोड़ रहे हैं। तो जिन कश्मीरियों के घर ब्लास्ट किया गया है उनकी माँ बहन बहुत परेशान है, तो वो भी अपने भाइयों को बता दे जो आतंकवादी गतिविधियों में है, कि मोदी ने कह दिया कि बता देना घर ब्लास्ट हो गया है। तो बहुत ही तगड़ा मैसेज, और पूरी देश सराहना कर रहा है और पूरी देश तैयार है कि अगर युद्ध भी होगा तो पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे सरकार को। विदेशी पाकिस्तान नागरिकों का भारत में आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, और पाक उच्च आयोग में जितने सैन्य अधिकारी होते हैं उनको भी मना कर दिया गया है देश छोड़ने के लिए। उनकी गिनती कम कर दी गई है कि पाक उच्च आयोग में सैन्य अधिकारी नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान और इंडिया में युद्ध होता है तो उसका क्या नतीजा होगा ये मैं बता दूं आपको। हमारी सेना जो है 6 गुना बड़ी है। सपोज़ एक आदमी को मारने अगर 6 आदमी लग जाए तो आसानी से बीट कर लेंगे, तो हम बहुत ही आसानी से हरा देंगे। और ये जो पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वेपन समृद्ध रसिया भी और यूक्रेन उससे बराबर लड़ाई कर रहा है, जबकि हमारे साथ उल्टा है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी उनसे ज़्यादा है, सैन्य बल में भी उनसे ज़्यादा है, आबादी में भी उनसे ज़्यादा है, रिसोर्सेज में भी उनसे ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश है जो दूसरों के टुकड़ों पे पलता है। अगर उसको चंदा ना मिले तो वहाँ की इकनॉमी ठप पड़ जाएगी। तो उसका एक काम है सीधा सीधा आतंकवाद बढ़ाओ, अपना घर देख नहीं पा रहा और इंडिया पे गाहे बगाए हमला करता रहता है। तो मैं अगर बात करूँ सन 1971 के युद्ध की, तो आप हंसेंगे सुन के कि इतना डरपोक देश है कि जिसकी मिसाल जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कैसे शामिल है। तो 3 दिसंबर 1971 का दिन था। हमारी पूरी सेना बांग्लादेश की तरफ थी, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो हमारे जो कमांडर थे कुलदीप सिंह, 120 सैनिकों के साथ डटे हुए थे लोंगेवाला में। और तारिक मीर जो थे पाकिस्तान के ब्रिगेडियर, उनको खबर मिल गई कि केवल 120 सैनिक है, तो वो अपनी हज़ारों की सेना लेके भारत पर चढ़ाई करने आ गए 3 दिसंबर की रात को। क्योंकि रात में उस समय एयरफोर्स काम नहीं करती थी, उड़ती नहीं थी, वो हमला नहीं कर सकती थी। तो 3 दिसंबर को आई तो हमारे पास केवल 3 माइंस थी। माइंस वो होती है जो ज़मीन में लगा दो ब्लास्ट कर जाती है, टैंक वगैरह उड़ा देती। तो काफ़ी दूर दूर 3 माइंस लगाई गई। तो जब उनका टैंक आया तो पहला टैंक जो उस माइंस से उड़ गया, फिर दूसरा उड़ गया, फिर तीसरा उड़ गया। तो उन्होंने सोचा यहाँ पे पूरे में माइंस लगी हुई है, जबकि हमारे पास 3 माइंस थी। और बाकी जगह कई किलोमीटर के क्षेत्र में हमने टिफ़िन लंच बॉक्स लगा दिया था। कुलदीप सिंह की सूझबूझ से लंच बॉक्स पूरी रात निकालते रहे माइंस समझ के पाकिस्तान, और सुबह एयरफोर्स आ गई और तबाह कर दिया। 4 दिसंबर को एयरफोर्स ने तबाही मचाई, दौड़ा दौड़ा के मारे गए पाकिस्तान के जितने सैनिक। 120 जो सैनिक थे उनकी बहादुरी को सलाम है, वो काफ़ी दूर दूर थे और चारों तरफ से गोलीबारी कर रहे थे। तो इतना डरपोक देश है कि लंच बॉक्स को माइन समझ कर निकालता रहा और सुबह एयरफोर्स ने उड़ा दिया। उसके अलावा 5 दिसंबर 1971 को हमारी नेवी पाकिस्तान के कराची शहर तक पहुंच गई। इतना ब्लास्ट किया, कई दिनों तक कराची शहर जलता रहा। तो युद्ध का जो परिणाम हुआ है वो मैं बता दूं क्या हुआ। बांग्लादेश बन के निकला, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बन के निकला। और बांग्लादेश निकलने की भी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। पाकिस्तान के 91,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, यानी भारत के सामने आत्मसमर्पण किया कि हम पूरी तरह हार गए हैं, और अपनी बेल्ट निकाली, अपनी बंदूक नीचे रखी और
आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का आप पूरा चिट्ठा जो है गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 91,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना बहुत ही ज़्यादा कायराना बात है और किसी भी देश की बहुत बड़ी हार है। जो आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किया था वो किया था ए नाजी ने, और हमारी तरफ से थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी। उसके अलावा नेवी के थे मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किया था। इस युद्ध की बहुत ही दिलचस्प बात ये बताऊं कि आईएनएस गाजी को भेजा गया था अमेरिका के द्वारा। जब आईएनएस गाजी जो है वहाँ से चला तो माना जाता था बहुत शक्तिशाली पनडुब्बी, उसे कोई डुबो नहीं सकती। और इंडिया को पता चल गया कि आईएनएस गाजी जो आईएनएस विक्रांत को जो है ख़त्म करने आ रहा है। उस समय आईएनएस गाजी की पावर ज़्यादा थी और उसको कोई मार सकता था तो केवल आईएनएस राजपूत मार सकता था। तो जब आईएनएस गाजी चला तो आईएनएस गाजी को कैसे मारा जाए, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ आ रहा था और बे ऑफ बंगाल में हमारा आईएनएस विक्रांत खड़ा था। तो इंडियन नेवी ने ये खबर उड़ाई कि विशाखापट्टनम में, क्योंकि हमारा जो आईएनएस राजपूत था वो विशाखापट्टनम में था, वो ख़राब था, उसका इंजन ख़राब हो गया था, वो मरम्मत के लिए गया था और वो लड़ाई करने के लिए बीच में आ नहीं सकता था। तो आईएनएस विक्रांत को हमें बचाना है। आईएनएस राजपूत ख़राब पड़ा, इंजन नहीं आ सकता लेकिन मिसाइल दागी जा सकती है। आईएनएस राजपूत आ नहीं सकता है गाजी के पास, तो गाजी को कैसे आईएनएस राजपूत की तरफ लेके जाया जाए ताकि हम आईएनएस विक्रांत को बचा सकें। इसके लिए स्ट्रेटजी ये अपनाई गई कि हवा उड़ा दी गई कि विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा है, बहुत बड़ा जहाज़ आ रहा है, 6 महीने का जो है राशन वहाँ पहुँचाओ, मछुआरों को खाली करवाओ, तट खाली करवाओ, और 6 महीने का राशन वहाँ पहुँचाने जाने लगा। तो पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं इतने बददिमाग हैं, इतने मंदबुद्धि हैं, उनको ये आइडिया नहीं लगा कि हमें आईएनएस विक्रांत के पास जाना। उन्होंने सोचा ये विशाखापट्टनम आ रहा है, तो वो गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ ले गए। और जब विशाखापट्टनम की तरफ गाजी गया तो इतना धुआं धुआं किया गया है आईएनएस राजपूत के द्वारा, जिसको कहा जाता था अमेरिका की पनडुब्बी है, अजय है, कभी डूब नहीं सकती। आईएनएस राजपूत ने उसे डुबो दिया, मदिया मेट कर दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हार थी। इससे अमेरिका भी स्तब्ध रह गया और पाकिस्तान की मदद के लिए 7वां बेड़ा भेजा। 7वां बेड़ा वो होता है जिसमें कई जहाज़ शामिल होते हैं और परमाणु बम से लैस होता है। तो भारत की तरफ आ रहा था, तो हमारा चिरपरिचित दोस्त रूस ने साथ दिया उस समय और अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। 40वां बेड़ा पहले आके खड़ा हो गया और जब सेटेलाइट से देखा गया कि भाई रसिया आ गया है इंडिया की मदद करने, तो 40वां बेड़ा के साथ एक चीज़ और थी, ब्रिटिश के भी नेवी के जहाज़ थे। तो पाकिस्तान की मदद के लिए ब्रिटिश और अमेरिका उस समय तैयार थी, लेकिन हमारा रशिया ने हमारा हमेशा ही साथ दिया, हमारा मित्र देश रहा है। उसने जब 40वां बेड़ा भेजा तो अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन की औकात नहीं थी वो कुछ कर सके और वापस चले गए। परिणाम स्वरूप क्या रहा, बांग्लादेश अलग हो गया और पाकिस्तान देखता रह गया। और इस बार जब युद्ध होगा तो निश्चित रूप से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान भी स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। उसको मालूम है पाकिस्तान के साथ उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अपना देश संभाला नहीं जा रहा और दूसरे देशों में आके कायराना हमला कर रहे हैं। ये जो हमला हुआ है बहुत ही बुजदिली भरा हुआ है। अगर वो निहत्थे लड़ते 6 और 6 इंडिया के रहते तो इंडिया के जो हमारे विनय नरवाल जी मरे हैं, शहीद हुए हैं, वो हाथों से मार डालते, क्योंकि हिंदुस्तानी सैनिक को हमेशा सलाम रहा है और रहेगा। जय हिंद।